A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is Lesson 4 of History Tribals during the Colonial Rule. तो देखिएगा, कल हमने जो है चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ पढ़ लिया था। आज हम ट्राइब्स इन द 19th सेंचुरी रीड करते हैं कि 19th सेंचुरी में जो जनजाति थी उसके बारे में देखिए। द ब्रिटिश डोमिनेंस ऑन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व लगभग पूरे तरह से समाप्त हो गया था। देयर मेन पर्पज़ वॉज टू ग्रो क्रॉप्स। उनका जो था मुख्य उद्देश्य फसल उगाना था। जो ब्रिटिश प्रभुत्व था लगभग पूरा हो गया था, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था, वो फसल उगाना था। सो दे डिड अवे विद द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द ट्राइब्स एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दैम फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड्स। इसीलिए उन्होंने जनजातियों के जो पारंपरिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया था और अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करना शुरू कर दिया। दिस led to dissatisfaction among the tribals as they did not like interference with their rights, cultures, and customs. As a result, a number of tribal revolts took place during the 19th century. तो ये कहता है कि इससे क्या हुआ, आदिवासियों में असंतोष पैदा हो गया था क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप पसंद नहीं था। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के जो दौरान कई आदिवासी जो है विद्रोह हुए थे। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो हैं विद्रोह हुए थे जो ट्राइबल के, जनजातियों के। फिर उसके बाद आती है बात चेंजेस इन ट्राइबल इकोनॉमीज़ की। चेंजेस जो हैं ट्राइबल इकोनॉमीज़ में वो क्या क्या आए थे, ट्राइबल इकोनॉमीज़ में जो चेंज आए थे वो देखिए। द ट्राइबल इकोनॉमीज़ वर सेल्फ सफिशिएंट एज दे सब्सिस्टेड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग। जो आदिवासी अर्थव्यवस्था थी वो स्वपर्याप्त थी, ठीक है, अपने ऊपर ही डिपेंड थी क्योंकि वो वन उत्पाद और खेती पे डिपेंड होते थे। However, interference by the British government restricted their rights in forest and land. हालांकि ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप ने जंगलों और भूमि में उनके अधिकारों का परीक्षण किया था। Hence, they were compelled to look for other avenue for their livelihood. Their tenancy right were taken away from them. इसीलिए वे अपनी आजीविका के लिए अन्य स्थानों की तलाश करने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि जो है ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया था, जंगलों में और भूमि पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके किराएदारी के अधिकारों को उनसे छीन लिया गया था। दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स हु शेयर्ड क्रॉप्स। वे भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में कम हो गए थे जिन्होंने फसलों को साझा किया था। ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर्स क्रॉप्स फेल्ड द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स एग्रेवेटेड। तो कहते हैं कि जो उन दिनों के दौरान जब पर्यावरणीय कारक थे वो भी जो है बहुत इफेक्ट कर रहे थे फसलों को। फसल जो है उस टाइम पे क्या हो गई थी, खराब हो गई थी पर्यावरणीय कारकों की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद बात आती है कि लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। जो लाइफस्टाइल था ट्राइबल ग्रुप्स का वो कैसा था। द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया इंक्लूड गॉन्ड्स, संथाल्स, मुंडास, औरांस, बंजाराज, खाशीस, भील्स। उसके बाद है भील्स, भुटाइस एंड द ग्रेट एंडेमेंसिस। तो ये जो है बहुत सारे आदिवासी लोग जो हैं यहाँ पे स्थित थे। भील हो गए, बंजारे वगैरह जितने भी नेम आए थे। उनके बाद बात आती है ऑल दीज ट्राइबल पीपल हैव देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल इन द 19th सेंचुरी। ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंचुरी वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। जो ये लोग थे ये जो है अलग अलग उनका कल्चर था, ट्रेडिशन अलग अलग था, परंपरा, लैंग्वेज अलग अलग थी, लाइफस्टाइल अलग अलग था। 19th सेंचुरी में जनजातीय लोग जो थे अलग अलग पार्ट्स में रहते थे कंट्री के और जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिसाइजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द कल्टिवेटेड एरिया इज शिफ्टेड रेगुलरली टू अलाउ सॉयल प्रॉपर्टीज टू रिकवर अंडर कंडीशंस ऑफ नेचुरल स्टेजेस ऑफ रीग्रोथ। ये कहता है कि आदिवासियों की जो स्थिति जो कल्टीवेशन था ना, मतलब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर का एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर जो कल्टीवेटेड एरिया होता है उसको बार बार शिफ्ट कर दिया जाता है, नियमित रूप से उसको शिफ्ट करते रहते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो मिट्टी के गुण हैं उनका पुनः विकास हो सके प्राकृतिक चरणों की शर्तों के तहत, ठीक है। मतलब नेचुरल स्टेप्स की सहायता से उसका दोबारा से क्या हो सके, मिट्टी का उसके गुणों का पुनः विकास हो सके, उसको पुनः प्राप्त किया जा सके। इसीलिए ये किया जाता था कि शिफ्ट कर दिया जाता था, वहाँ पे खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ के आगे चले जाते थे। इन द शिफ्टिंग सिस्टम ए माइनॉरिटी ऑफ फील्ड्स आर इन कल्टीवेशन एंड ए मेजोरिटी आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ रीग्रोथ। जो है इसमें क्या होता था, स्थानांतरण खेती में
खेतों को एक अल्पसंख्यक खेती, जो खेत थे ना वो तो एक अल्पसंख्यक खेती में थे, और जो अधिकांश रीग्रोथ के विभिन्न चरणों में थे। कहता है कि खेतों में तो अल्पसंख्यक खेती थी और अधिकांश क्या थी, रीग्रोथ के चरणों में थे। मतलब भूमि जो है छोड़ी हुई, जिसके लिए रीग्रोथ होनी थी वो भूमि ज़्यादा थी, और जिस पे खेती की जा रही थी वो भूमि कम थी। उसके बाद बात आती है, ओवर टाइम फील्ड्स आर कल्टिवेटेड फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एंड अलाउड टू रिकवर ऑन आर फॉलोड फॉर ए रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। समय के साथ खेतों को अपेक्षाकृत कम समय के लिए खेती की जाती है खेतों में, और अपेक्षाकृत लंबे समय तक उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनको उर्वरक शक्ति दोबारा प्राप्त करने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, और उसके ऊपर खेती कम टाइम की जाती है, उसको लंबे टाइम तक छोड़ा ज़्यादा जाता है। इवेंचुअली ए प्रीवियसली कल्टिवेटेड फील्ड वुड बी क्लियर्ड ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड क्रॉप्स प्लांटेड इन अगेन। कहता है कि आखिरकार पहले से खेती किए गए क्षेत्र को फिर से लगाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति और फसलों को साफ किया जाएगा। तो उसके बाद आती है, देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिखाई भी गई है, जहाँ पे खेती की गई उसको छोड़ दिया जाता है, आगे फिर चले जाते हैं। An estimated population of 250 million people derived subsistence from the practice of shifting cultivation। मतलब ये कहता है कि एस्टिमेट है कि 250 मिलियन लोग जो है इसके सब मतलब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही गुजारा कर रहे थे। ऑफ दिस कल्टीवेशन मैनी यूज्ड प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न एज वन एलिमेंट ऑफ देयर फार्मिंग साइकिल। क्या किया जाता था कि इनमें से जितनी भी खेती थी, मैनी यूज्ड प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न, वो लोग क्या करते थे, इसको यूज़ करके फिर उसको या तो जला दिया जाता था, उस भूमि के ऊपर जो फसल रह जाती थी नीचे की, उसको या तो जला दिया जाता था या फिर उसको बंजर की तरह छोड़ के आगे चले जाते थे। ये फार्मिंग साइकिल उनका चलता रहता था। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्नड द वेजिटेशन ऑन लैंड। जो कल्टीवेटर थे, किसान लोग जो थे, वो क्या करते थे, ट्री टॉप्स मतलब पेड़ों की जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको काट देते थे, ताकि जो है सनलाइट वो ग्राउंड तक पहुंच पाए, सूर्य की रोशनी, और जो है वेजिटेशन, लैंड के ऊपर जो वेजिटेशन सी वनस्पति थी उसको जला देते थे, ताकि फसलों के ऊपर क्या पहुंच पाए, सनलाइट। दे स्प्रेड द एश टू फर्टाइल सॉइल। वो क्या करते थे, मतलब उन्होंने क्या किया कि वनस्पति और फसलों को तो उन्होंने साफ कर दिया, और फिर उसके बाद वो जो है राख को जो है मिट्टी पे जो है फैला देते थे। दे यूज टू एक्स टू कट ट्रीज एंड हॉट टू प्लग सॉइल। वो क्या करते थे, एक्स यानी कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे पेड़ों को काटने के लिए, और खुरपा हल वगैरह का यूज़ करते थे मिट्टी को खोदने के लिए या फिर फसलों को उगाने के लिए। वंस द क्रॉप वाज हार्वेस्टेड, जब एक बार एक फसल काट ली जाती थी, दे मूव टू अनदर फील्ड, वो दूसरे खेत में चले जाते थे। अदर एम्प्लॉयड लैंड क्लियरिंग विदाउट एनी बर्निंग। जो दूसरे एम्प्लॉय थे वो क्या, अदर एम्प्लॉयड लैंड क्लियरिंग विदाउट एनी बर्निंग, और जो दूसरे होते थे वो क्या करते थे, वो बिना क्लियर किए, बिना जलाए हुए भूमि को साफ करते थे। समटाइम्स नो स्लैशिंग वॉज नीडिड वेयर रीग्रोथ वॉज प्योरली ऑफ ग्रासेज व्हेन सॉइल्स वर नियर एक्सिस्टेंट एंड नीडिड टू लाई फैलो। कहता है कभी कभी क्या होता था, काटने की जो क्रिया मतलब स्लैशिंग वॉज नीडिड, कभी कभी स्लैशिंग की ज़रूरत होती थी, वेयर रीग्रोथ वॉज प्योरली टू ग्रासेज, जहाँ पे जो है घास वगैरह अच्छे तरीके से उग चुकी थी, रीग्रोथ हो चुकी थी, वहाँ पे काटने की जो क्रिया उसकी ज़रूरत होती थी। व्हेन सॉइल्स वन, जब जो है मिट्टी भी उस घास की वजह से जो है उस अपनी उपजाऊ शक्ति उस घास को दे चुकी होती थी, वो थक जाती थी, तो वहाँ पे दोबारा से हल जोता जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आर स्टिल फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मतलब लोग थे, जो किसान लोग थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले, वो लोग जो है अभी भी पहाड़ियों पे या फिर जंगलों में जो है नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या हुआ था, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत से ऐसी जनजाति हैं जो डिपेंड होती थी हंटिंग पे और फॉरेस्ट को, वन उपज जो थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो है इकट्ठा वो करते थे, शिकार करते थे या फिर वन उपज को इकट्ठा करते थे। वन सच ट्राइब वॉज द खॉन्ड्स ऑफ ओडिशा। ऐसा ये एक कबीला था या फिर ऐसी जनजाति थी जिसका नाम था खॉन्ड्स बोलते हैं जिसे, एज एन अबोरिजिनल ट्राइब। ये जो है आदिवासी जनजाति थी। दे बिकेम नोटरेश फॉर क्रूअल प्रैक्टिसेस द ह्यूमन सेक्रीफाइस। ये जो है खेती एक जो है ये मानव बलि की तरह कुख्यात क्रूर प्रथाएं बन गए थे, मानव बलि देते थे ये। द खॉन्ड्स बिलीव्ड इन कलेक्टिव हंटिंग एंड डिवाइडिंग द मीट अमॉन्ग देमसेल्व्स। दे न्यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ एंड कुक्ड देयर फूड इन इट। ये खॉन्ड्स जो है सामूहिक शिकार के आपस में मांस को
विभाजित करने विश्वास करते थे कि आपस में बांट लेंगे मांस को। साल और महुआ के जो है ये बीजों से तेल निकालना जानते थे और उसमें अपना खाना बनाना जानते थे। ये दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये जो जंगल से इकट्ठा की हुई फल या फिर जड़ों को खाया करते थे। दे न्यू विच हर्ब्स एंड शर्ब्स कुड बी यूज फॉर medicinal purpose. Weavers and leather workers went to the haunts for supply of kusum and palas flower to color their clothes and leather. वो ये भी जानते थे कि औषधीय प्रयोजनों के लिए कौन सी जड़ी बूटियां और कौन से शूरवीरों का उपयोग करना है। और बुनकर और चमड़े के कार्यकर्ता अपने कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए कुसुम और पलास के फूलों की सप्लाई किया करते थे। जो है वो सप्लाई करते थे इन चीज़ों की। हाउ डिड द खोन्स गेट द क्रियल्स लाइक राइस एंड व्हीट? दे आइदर एक्सचेंज गुड्स और bought goods from their measure earnings. Some worked as laborer in villages carrying loads, helping in building roads. Some worked in the fields of farmers, but they faced great difficulty when supplies from the forest were denied to them and had to wander in search of work. But some proud tribes refused to work as laborers as the Baiga of Central India. कहता है कि चावल और गेहूं की तरह खानों को अनाज कैसे मिला? तो उन्होंने या तो सामान का बहिष्कार किया था या अपनी अल्प आय से सामान खरीदा था। कुछ लोगों ने भार उठाने वाले गांव में मजदूरों के रूप में काम किया, जिससे सड़कों के निर्माण में मदद मिली। कुछ ने किसानों के खेतों में काम किया, लेकिन उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा जब जंगलों से आपूर्ति उनके लिए मना कर दी गई और उन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ा। लेकिन कुछ गर्वित जनजातियों ने मजदूरों के रूप में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मध्य भारत के जो बैग थे, क्योंकि वो मध्य भारत के रहने वाले थे। ठीक है। द ट्राइब्स नाउ इंक्रीजली became dependent on traders and money lenders for their needs. Traders charged a high price for their goods and money lenders gave loans but charged heavy interest. कहता है कि जो ट्राइब्स थे, कुछ जनजातियां तेजी से व्यापारियों पर निर्भर हो गई। उन्होंने अपने सामानों की ऊंची कीमत वसूल की और साहूकारों ने कर्ज दिया लेकिन भारी ब्याज वसूला। साहूकारों ने कर्ज तो दिया लेकिन भारी ब्याज वसूला था। आदिवासियों के लिए क्या हुआ फिर उसके बाद एक लाइन और है, देखिए बच्चों। फॉर द ट्राइब्स बोथ बिकेम एविल पीपल हु कॉज दैम माइजरी। तो आदिवासियों के लिए दोनों बुराई बन गए थे कि लोन लेना भी बुराई बन गया था और दूसरों के पास रह के काम करना भी, क्योंकि उनको भी बहुत मुश्किलें होती थी, जो लोग उन्हें दुखी करते थे। तो ये बुराइयां हो गई थी उनके लिए। आगे का जो है सम हेयर्ड एनिमल्स, वो हम कल रीड करेंगे बच्चों। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा जितना कराया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।